नमस्कार। आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। हाँ, CIC। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो इस आयोग की बनावट, इसकी ताकतों और कामकाज का पूरा ब्यौरा देती है। हमारा मकसद है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बने इस अहम इदारे को गहराई से समझना। ये क्यों बना, कैसे काम करता है और असल में इसका महत्व क्या है। बिल्कुल, और शुरुआत ही एक दिलचस्प पहलू से होती है। केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे हम CIC कहेंगे, 2005 में RTI एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन के जरिए बनाया। अच्छा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, जैसे चुनाव आयोग या UPSC। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद इसे एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र निकाय का दर्जा हासिल है। और ये स्वतंत्रता इसकी असली ताकत है, क्योंकि इसी के दम पर यह पारदर्शिता और जवाबदेही पक्की करने का अपना मुश्किल काम कर पाता है। ठीक है, तो चलिए परतें खोलते हैं। 2005 में RTI एक्ट के तहत बना, लेकिन इसका मुख्य काम क्या है? किन मामलों को ये देखता है? इसका दायरा काफी बड़ा है। ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत आने वाले दफ्तरों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी कंपनियों मतलब PSUs वगैरह, इनसे जुड़ी शिकायतों और अपीलों को सुनता है, उन पर फैसला करता है। अच्छा, यानी अगर किसी को जानकारी नहीं मिल रही केंद्र सरकार के किसी विभाग से, हाँ, या गलत मिल रही है या देर से मिल रही है, तो वो CIC जा सकता है। ये उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र निकाय वाली बात, इसे थोड़ा और समझाएंगे। संवैधानिक ना होते हुए भी इतनी शक्ति? हाँ, यही तो इसकी बनावट की खूबी है। ये सिर्फ नाम के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसे ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिनसे ये बिना किसी दबाव के काम कर सके और सरकारी विभागों से जानकारी निकलवा सके। मतलब ये स्वतंत्रता सिर्फ कागजों पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके कामकाज के तरीके में, आयुक्तों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में और इससे मिली शक्तियों में ये साफ झलकता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये सरकार के अधीन ना हो, एक निष्पक्ष रेफरी की भूमिका निभा सके। हाँ, बिल्कुल, रेफरी की भूमिका। अच्छा, तो इसकी संरचना कैसी है? कौन लोग होते हैं इसमें? आयोग में एक तो होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उनके साथ अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। 10 तक? हाँ, अधिकतम 10। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2005 में ये बना था, तब इसमें मुख्य आयुक्त समेत कुल 5 ही थे। अच्छा, शुरू में कम थे। हाँ, लेकिन बाद में काम का बोझ और महत्व देखते हुए इसे बढ़ाया गया। अभी की स्थिति देखें तो जानकारी के मुताबिक एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 8 सूचना आयुक्त। और इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कौन करता है? कैसे होती है? हाँ, नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत अहम है। ये इसकी स्वतंत्रता की एक तरह से बुनियाद रखती है। जी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर। अच्छा, एक कमेटी होती है। हाँ, और इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ओके। और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। अच्छा, विपक्ष के नेता भी? और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो आप देख सकते हैं कि कितनी उच्च स्तरीय कमेटी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व है इसमें? हाँ, ये तो है। ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और संतुलित रहे। बिल्कुल, यही मकसद है। ये तो हुई नियुक्ति की बात, पर इन आयुक्तों के लिए क्या कोई खास योग्यताएं भी तय हैं? मतलब कौन बन सकता है आयुक्त? हाँ, योग्यताएं भी तय हैं। ये जरूरी है कि जो व्यक्ति नियुक्त हो रहा है वो सार्वजनिक जीवन में जाना माना हो, प्रतिष्ठित हो, और उनके पास कानून या विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, मास मीडिया या फिर प्रशासन और शासन जैसे क्षेत्रों का गहरा ज्ञान और अनुभव हो। काफी व्यापक दायरा रखा है। हाँ, दायरा व्यापक इसलिए है क्योंकि CIC के पास हर तरह के मामलों की अपीलें आती हैं, कभी तकनीकी, कभी कानूनी, कभी प्रशासनिक। तो जरूरी है कि आयोग में अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता हो। और शायद कुछ शर्तें भी हैं कि कौन इन पदों पर नहीं आ सकता। हाँ, बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण बंधन भी हैं, जैसे नियुक्त होने वाला व्यक्ति संसद या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो कोई और लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकता। किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही कोई अपना निजी व्यापार या पेशा कर रहा हो। ये सब शर्तें क्यों हैं? निष्पक्षता के लिए, बिल्कुल, ताकि आयुक्त पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम करें, बिना किसी बाहरी दबाव या व्यक्तिगत हित के टकराव के, सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। ये आयोग की विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। कितने समय तक पद पर रहते हैं ये आयोग? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त
दोनों का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल। हाँ, या फिर उनके 65 साल की उम्र पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अच्छा, 5 साल या 65 वर्ष की आयु। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, वो दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। दोबारा नियुक्ति नहीं? इसका क्या महत्व है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, इसका बहुत गहरा महत्व है। ये प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी लालच या दबाव के काम कर सकें। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि अगर वो कोई कड़ा फैसला लेंगे तो सरकार उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं करेगी। हाँ, ये तो उनकी स्वतंत्रता को और पुख्ता करता है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से अपने काम पर और कानून के पालन पर ध्यान दे सकते हैं। और इनकी सेवा शर्तों के बारे में क्या जानकारी है? वेतन, भत्ते वगैरह? इनकी सेवा शर्तें भी इनके पद की गरिमा और स्वतंत्रता को दर्शाती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते और दूसरी सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, सीईसी के बराबर। हाँ, और सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें चुनाव आयुक्तों के समान होती हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके। ये बराबरी उन्हें एक महत्वपूर्ण दर्जा देती है और साथ ही एक और अहम सुरक्षा कवच है। वो क्या? वो ये कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद सेवा के दौरान उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, मतलब सरकार बाद में उनकी सैलरी या सुविधाएं कम नहीं कर सकती। सही, ये भी उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये स्वतंत्रता और सुरक्षा तो ठीक है, पर क्या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? ये जानना दिलचस्प होगा। हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी काफी सख्त है। मनमानी की गुंजाइश कम है। राष्ट्रपति कुछ खास परिस्थितियों में मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। क्या है वो परिस्थितियां? वो परिस्थितियां काफी गंभीर किस्म की हैं, जैसे अगर वो दिवालिया घोषित हो जाएं। दिवालिया? हाँ, अगर उन्हें किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की नज़र में नैतिक गिरावट शामिल हो, मॉरल टर्पिट्यूड। अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई और वेतन वाला काम करते पाए जाएं, यानी कोई और नौकरी या काम। हाँ, और अगर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक कमजोरी के कारण पद पर बने रहने लायक न रहे, ओके। या अगर उन्होंने कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित हासिल कर लिया हो जिससे उनके सरकारी कामकाज पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कुछ। ये तो काफी स्पष्ट कारण लगते हैं, लेकिन सामग्री में एक और आधार का भी जिक्र है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसमें क्या अलग है? हाँ, ये एक अलग और महत्वपूर्ण श्रेणी है। राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन इस मामले में प्रक्रिया ज्यादा जटिल और कह सकते हैं सुरक्षित है। कैसे? ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को पहले मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करता है और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि हटाने का कारण सही है और वैसी सलाह देता है, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। अच्छा, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच जरूरी है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की ये भूमिका एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी आयुक्त को सिर्फ सरकार की नाराजगी की वजह से या मनमाने ढंग से न हटाया जा सके। ये उनके पद की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, तो हमने बनावट, नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया समझ ली। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इन सब का व्यवहारिक मतलब क्या है? आयोग असल में करता क्या है? इसकी शक्तियां और कार्य? ये आयोग सूचना के अधिकार को, आप कह सकते हैं, जमीन पर उतारने वाली मुख्य संस्था है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है किसी भी व्यक्ति से शिकायतें लेना और उनकी जांच करना। किस तरह की शिकायतें? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई तरह की शिकायतें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी विभाग में जन सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त ही नहीं किया गया। अच्छा। और इस वजह से कोई नागरिक अपना आरटीआई आवेदन जमा ही नहीं कर पा रहा, या किसी ने जानकारी मांगी और उसे देने से मना कर दिया गया, या फिर कानून में जो समय सीमा तय है उसके अंदर जवाब ही नहीं मिला, देरी होने पर भी। हाँ बिल्कुल, या किसी को लगता है कि जानकारी देने के लिए जो फीस मांगी जा रही है वो बहुत ज्यादा है, अनुचित है। अच्छा। या जो जानकारी मिली है वो अधूरी है, गुमराह करने वाली है या सरासर गलत है।
या फिर आरटीआई कानून के तहत जानकारी हासिल करने से जुड़ा कोई भी और मामला हो। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति सीआईसी में शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ये सिर्फ शिकायतों पर ही कार्रवाई करता है या खुद से भी कुछ कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ शिकायतों का इंतजार नहीं करता। अगर आयोग को लगता है कि किसी मामले में जांच जरूरी है, मतलब अपने आप ही? हाँ, खुद से संज्ञान लेना, बिल्कुल। तो वो खुद से भी जांच का आदेश दे सकता है। इसे स्वप्रेरणा या सुओ मोटो शक्ति कहते हैं। अच्छा, ये भी एक अधिकार है? हाँ, ये एक अहम अधिकार है, क्योंकि कई बार जरूरी मुद्दे शिकायतों के जरिए सामने नहीं आ पाते। और जब ये जांच करता है तो इसके पास क्या अधिकार होते हैं? क्या ये सिर्फ पूछताछ कर सकता है? नहीं, यहीं पर इसकी वो उच्च शक्ति वाली बात सामने आती है। जांच करते समय सीआईसी के पास दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर हाजिर होने के लिए कह सकता है। समन भेज सकता है? शपथ दिलवाकर मौखिक या लिखित गवाही ले सकता है और कोई भी दस्तावेज या चीज पेश करने का आदेश दे सकता है। अच्छा, और क्या-क्या कर सकता है आयोग इन शक्तियों से? इसके अलावा वो दस्तावेजों को खोजने और उनके निरीक्षण का आदेश दे सकता है, एफिडेविट पर सबूत ले सकता है, किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है। कोई भी रिकॉर्ड? हाँ, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी कर सकता है और कानून के तहत निर्धारित कोई भी अन्य कदम उठा सकता है। संक्षेप में कहें तो जांच के मामले में इसके हाथ काफी लंबे हैं। ये सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवाने वाली बात है। हाँ। क्या कोई विभाग ये कहकर मना कर सकता है कि रिकॉर्ड गोपनीय है? नहीं, ये एक बेहद महत्वपूर्ण शक्ति है। जांच के दौरान आयोग किसी भी सरकारी प्राधिकरण के नियंत्रण में रखे किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आयोग से किसी भी आधार पर छुपाया नहीं जा सकता। किसी भी आधार पर नहीं? हाँ, यानी जांच के लिए जरूरी सभी सरकारी फाइलें और दस्तावेज आयोग को मुहैया कराने ही होंगे, चाहे वो कितने भी संवेदनशील क्यों न माने जाते हों। अच्छा, हाँ, आरटीआई एक्ट में कुछ छूटें हैं, वो अलग बात है। हाँ, वो छूटें अपनी जगह हैं, लेकिन आयोग को जांच के लिए रिकॉर्ड देने से मना नहीं किया जा सकता। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक जबरदस्त प्रावधान है। अच्छा, तो जांच हो गई, सबूत मिल गए, अब आगे क्या? क्या आयोग सिर्फ रिपोर्ट दे देता है या उसके पास अपने फैसलों को लागू करवाने की भी ताकत है? नहीं, ये सिर्फ सलाह देने वाली संस्था नहीं है। सीआईसी के पास अपने फैसलों का पालन करवाने की पूरी शक्ति है। ये सरकारी विभाग को आदेश दे सकता है कि वो आवेदक को मांगी गई जानकारी एक खास तरीके से, मतलब जिस फॉर्मेट में मांगी है, उसमें मुहैया कराए। अच्छा। अगर कहीं पीआईओ नियुक्त नहीं है तो उसे नियुक्त करने का निर्देश दे सकता है। ये विभाग को आदेश दे सकता है कि वो कुछ खास तरह की जानकारी खुद ही सार्वजनिक करे, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं। और अगर कोई विभाग रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखता या जानकारी देने में आनाकानी करता है, तो आयोग रिकॉर्ड के रखरखाव, प्रबंधन और नष्ट करने के तरीकों में जरूरी बदलाव करने का आदेश भी दे सकता है। वो सरकारी अधिकारियों के लिए आरटीआई पर ट्रेनिंग कार्यक्रम बढ़ाने का निर्देश दे सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, वो विभाग से आरटीआई एक्ट के पालन पर सालाना रिपोर्ट मांग सकता है। और अगर आवेदक को नुकसान हुआ हो? हाँ, अगर किसी आवेदक को जानकारी ना मिलने या देर से मिलने से कोई नुकसान हुआ है तो आयोग विभाग को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। कॉम्पेंसेशन? क्या आयोग सजा भी दे सकता है, मतलब जुर्माना वगैरह? हाँ, ये भी एक अहम शक्ति है। अगर कोई पीआईओ बिना किसी वाजिब कारण के जानकारी देने से मना करता है, हाँ, या जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी देता है या जानकारी नष्ट कर देता है, तो आयोग उस अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। पेनल्टी? कितना जुर्माना? ये जुर्माना 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। अच्छा, ये तो व्यक्तिगत अधिकारी पर लगता है। हाँ, ये पीआईओ पर लगता है। ये दंडात्मक शक्ति अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में मदद करती है। और हाँ, अगर आयोग को लगता है कि कोई आवेदन बेवजह या परेशान करने के लिए डाला गया है तो वो उसे खारिज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये काफी व्यापक शक्तियां हैं, जांच से लेकर सजा तक। इसके अलावा भी आयोग कुछ करता है? हाँ, आयोग पूरे सिस्टम पर भी नजर रखता है। वो आरटीआई एक्ट के प्रावधानों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस पर केंद्र सरकार को एक सालाना रिपोर्ट भेजता है। अच्छा, सरकार को रिपोर्ट देता है? हाँ, और इस रिपोर्ट को सरकार संसद के दोनों सदनों में पेश करती है। संसद में? हाँ, इससे संसद को भी पता चलता है कि आरटीआई कानून कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की जरूरत है। और अगर कोई सरकारी विभाग लगातार कानून का पालन नहीं कर रहा तो आयोग उसे जरूरी कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है ताकि भविष्य में पालन सुनिश्चित हो सके। एक छोटी सी जानकारी और,
ये आयोग किस मंत्रालय के तहत आता है? एडमिनिस्ट्रेटिवली। हाँ, प्रशासनिक तौर पर जैसा कि स्रोत में दी गई तालिका से पता चलता है, केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो कुल मिलाकर देखें तो केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई एक्ट की रीढ़ है। हाँ, ये संवैधानिक संस्था भले ना हो, पर इसे बहुत मजबूत बनाया गया है। ये स्वतंत्र है। बिल्कुल। इसके पास जांच करने और अपने फैसले लागू करवाने के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं। हाँ, और ये सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक अहम जरिया है। सही कहा। इसकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया भी इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीआईसी लोकतंत्र के लिए एक जरूरी संस्था है। ये नागरिकों के जानने के अधिकार का प्रहरी है। ये वो मंच है जहां आम नागरिक ताकतवर सरकार से सवाल पूछ सकता है और जानकारी हासिल कर सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हमने इसकी शक्तियों और संरचना की बात तो की, पर ये अपने विशाल दायरे जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, संगठन आते हैं, उसमें सूचना तक समय पर और पूरी पहुंच सुनिश्चित करने में वास्तव में कितना प्रभावी है? ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। क्या इसके पास इतने बड़े काम के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? स्टाफ है, बुनियादी ढांचा है। सही बात है। क्या इसके फैसलों का हमेशा और पूरी तरह से पालन होता है, या सरकारी विभाग कभी-कभी इसके आदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनमें देरी करते हैं? हाँ, जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल, ये वो व्यवहारिक चुनौतियां हैं जिनका मूल्यांकन जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि ये शक्तिशाली निकाय जमीनी हकीकत में कितना कारगर है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।